चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। AS4 दो चीज़ों से डील करता है जो कि कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सबसे पहले हमें दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे से मतलब समझना है, उसके बाद ही हम इसकी अकाउंटिंग से डील कर पाएंगे। देखिए कंटीजेंसीज क्या होती हैं। कंटीजेंसीज के अंदर ब्रॉडली 4 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से, बड़े ध्यान से देखिएगा। एग्जिस्टिंग इवेंट्स और सिचुएशन, मतलब जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस दिन जो आपकी बैलेंस शीट डेट है उस दिन कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको, एग्जिस्टिंग इवेंट्स सिचुएशंस हैं वो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सर, सपोज बेटा आपका एक डेटर थे और उस डेटर के बिजनेस में आग लग गई। ठीक है, अब बिजनेस में आग लग गई तो कुछ भी हो सकता है, वो पैसे दे ना दे, हाँ या ना। तो एक एग्जिस्टिंग इवेंट और सिचुएशन है जिसका रिजल्ट जो है नहीं पता बैलेंस शीट डेट पे कि आगे क्या होगा। सपोज बैलेंस शीट, उसकी बिजनेस में आग लगी 25 मार्च को। अब 25 मार्च को बिजनेस में आग लगी, 31 मार्च को आपको बैलेंस शीट बनानी है, उससे आपने 10 करोड़ रुपए लेने हैं। पैसे मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, कुछ नहीं पता। एग्जिस्टिंग इवेंट और सिचुएशन, रिजल्ट ऑफ विच इज नॉट नोन ऑन द बैलेंस शीट डेट। रिजल्ट कब पता लगेगा? फ्यूचर में, जब उसका बिजनेस थोड़ा सेटल हो जाएगा, उससे बातचीत होगी, अभी कुछ नहीं पता। रिजल्ट वुड बी नोन इन द फ्यूचर ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट, के आगे उस डेटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, उसके बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होगा। और रिजल्ट में बी ईदर गेन और लॉस, और जो रिजल्ट है वो किसी भी तरीके से आपको फायदा हो सकता है, वो लॉस हो सकता है वो गेन। सर लॉस हो, हाँ, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो लॉस, और दे दिए तो आपका फायदा। तो 4 बातें कंटीजेंसी के अंदर आती हैं। एग्जिस्टिंग इवेंट्स और सिचुएशन, द रिजल्ट ऑफ विच इज नॉट नोन ऑन द बैलेंस शीट डेट, रिजल्ट वुड बी नोन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट ऑन सम फ्यूचर डेट, एंड द रिजल्ट में बी ईदर गेन और लॉस। जब भी AS4 पे कंटीजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। 20 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एग्जाम में आएंगे अप्रॉक्स। देखिए प्रेजेंटेशन जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखनी है। डेफिनेशन ऐसे पार्ट्स में लिख के आने की जरूरत नहीं, आप कंबाइन करके लिखेंगे एक सिंगल सेंटेंस बना के। तो कंटीजेंसी की डेफिनेशन में याद रखनी है 4 बातें कि एग्जिस्टिंग इवेंट्स और सिचुएशन है जो बैलेंस शीट डेट पे दिख रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है फ्यूचर में पता लगेगा जब वो इवेंट होगा या नहीं होगा, और रिजल्ट जो है प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। समझ में आई बात? श्योर। अब बड़े ध्यान से 2 केसेस को समझने की कोशिश करिएगा। केस 1, आपका जो डेटर है उसके गोडाउन में आग लगी 25 मार्च को, जब आग लगी। केस 2, आपका जो डेटर है बेटा उसके गोडाउन में आग लगी 10 अप्रैल को। देयर आर 2 सिचुएशंस, एक में बैलेंस शीट डेट से पहले आग लग गई, एक में बैलेंस शीट डेट के बाद आग लगी। तो ये तो कंटीजेंसी का पार्ट है, लेकिन ये कंटीजेंसी का पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो उसने साफ क्या बोला है, बड़े ध्यान से अगर आप इस चीज को समझे। एग्जिस्टिंग इवेंट्स और सिचुएशन मतलब वो चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए किस दिन पे? ऑन बैलेंस शीट डेट। अगर 10 अप्रैल को आग लगी है तो क्या आपको 31 मार्च को पता था कि आग लगने वाली है? हैं? पता था? खुद ही लगवा रहे थे क्या बेटा? ऑब्वियसली 25 मार्च को आग लगी तो आपको 31 मार्च को लग रहा है कि शायद वो पैसे ना दे, लेकिन 10 अप्रैल को आग लगी तो 31 मार्च तो, बट ऑब्वियसली आपने सोचा भी नहीं होगा कि उसके बिजनेस में आग लग सकती है। तो कंटीजेंसी आपको समझ में आया? कंटीजेंसी क्या है? कोई भी ऐसे एग्जिस्टिंग इवेंट और सिचुएशन जिसका रिजल्ट हमें नहीं पता, रिजल्ट फ्यूचर में पता लगेगा ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, और रिजल्ट गेन भी हो सकता है, लॉस भी। लेकिन याद रखना है कि वो एग्जिस्टिंग इवेंट होना चाहिए बैलेंस शीट डेट पे। अगर उसकी कंडीशंस बैलेंस शीट डेट के बाद पता लगती हैं, जैसे केस 2 में आपने देखा, तो वो कंटीजेंसी का पार्ट नहीं है। देखिए कंटीजेंसी रिलेट टू कंडीशंस ऑन बैलेंस शीट डेट या आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि वो कंटीजेंसी नहीं है। अब बैलेंस शीट डेट से तो इट कैन बी कंटीजेंट लॉस और इट कैन बी कंटीजेंट गेन। कंटीजेंट लॉस है अगर, जैसे डेटर वाला एग्जांपल दिया आपको, तो ये हमें AS4 के अंदर पढ़ना है। कंटीजेंट गेन भी हो सकता है,
लेकिन इसके बारे में हम AS 29 में पढ़ेंगे, अभी हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी कोई एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ नहीं देना चाहूँगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वो कंटीजेंसी होनी चाहिए कब, बैलेंस शीट डेट पर। बैलेंस शीट डेट से आगे पीछे होगी, पीछे होगी अच्छी बात है, बैलेंस शीट डेट के बाद होगी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हो। और यहाँ पर सिर्फ लॉसेस की हम बात करते हैं S4 में, किसी भी तरीके के गेन की बात नहीं करेंगे। समझ में आई बात? शो आप फटाफट सबसे पहले कंटीजेंसी क्या है और ये चार्ट फटाफट एक बार बनाइए, फास्ट फटाफट बनाओ। चलिए अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब हम आ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताई जा रही है, बड़े ध्यान से इसको आपको सुनना पड़ेगा। कंटीजेंसी कोई बैलेंस शीट डेट पे आपको दिख रही है जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता, रिजल्ट फ्यूचर में पता लगेगा और इट कैन बी लॉस, तो AS4 में ट्रीट होगा। कंटीजेंट लॉस जिसको हम एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि उसका नेचर क्या है, नेचर प्रोबेबल है, नेचर रीजनेबल है या नेचर रिमोट है। मतलब सर बड़े ध्यान से देखिएगा, 25 मार्च को डेटर के गोडाउन में आग लग गई और 31 मार्च जो बैलेंस शीट डेट है, 90% चांसेस हैं कि आपका डेटर अब पैसे नहीं देगा, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा। 90% चांसेस हैं इस चीज के। दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोबेबल लॉस। प्रोबेबल लॉस क्या होता है? प्रोबेबल लॉस का मतलब होता है मोर लाइकली देन नॉट। मतलब अगर लॉस होने के चांसेस 50% से ज़्यादा हैं तो इट इज प्रोबेबल। अगर लॉस होने के चांसेस 50% से ज़्यादा है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वो प्रोबेबल है। समझ में? मत इसके लिए आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, मैनेजमेंट का अपना ओपिनियन भी होता है, ठीक है। देखिए AS बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑडिट में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। तो जो कंटीजेंट लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है, अगर वो प्रोबेबल नेचर का है, तो प्रोबेबल नेचर का है मतलब मोर लाइकली देन नॉट, मतलब होने के चांसेस ज्यादा हैं ना होने से। भाई अगर 90% चांसेस हैं कि इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो ना इंसॉल्वेंट ना होने के चांसेस कितने? 10%। तो मोर लाइकली देन नॉट मतलब होने के चांसेस ज्यादा है ना होने से। होने के चांसेस कितने? 90%। देन नॉट ना होने के कितने? 10%। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने लिख दिया कि वो लॉस जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसके चांसेस हैं 50% से ज्यादा कि वो लॉस हो जाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंटीजेंट loss of probable nature. Event is likely to occur. Provision required. Probable का मतलब लिख लीजिएगा more likely than not. ठीक है। अगर वो reasonable loss है, मतलब होने के चांसेस कम है, 25 मार्च को गोदाम में आग लगी, 31 मार्च बैलेंस शीट डेट पे सिर्फ 20% चांसेस है कि शायद वो पैसा ना दे या दे तो लेट दे थोड़ा, नहीं तो 80% चांसेस आर देयर कि वो पैसा दे देगा। देखिए मैनेजमेंट के ओपिनियन है अपने खुद के, हमें उस पर नहीं जाना। हमें तो बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट उनसे एक एस्टिमेटिंग शीट ले लेनी है, उनसे रिटर्न में ले लेना है कि आपको क्या लगता है। आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एस्टिमेट नहीं करना बैठ के, वो उनका अपना खुद का ओपिनियन होगा। तो अगर रीजनेबल लॉस है, रीजनेबल लॉस मतलब कि लेस देन 50% है, लेस देन 50%, ठीक है, तो उसे हम रीजनेबल बोलते हैं। उस केस के अंदर सिर्फ आप उसे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखा देते हो कंटीजेंट लॉस के नाम से कि ये लॉस शायद इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप समझिए, आप बचपन में पढ़ते थे, कभी प्रोविजन बनाना होता था, कभी प्रोविजन नहीं बनाना होता था।
कब डिसाइड किया जाता है प्रोविजन बनाने? देखिए सिंपल सी बात है, अगर लॉस होने के चांसेस 50% से ज़्यादा है आप उसका प्रोविजन बनाते हैं, 50% से कम है आप उसके प्रोविजन नहीं बनाते, आप सिंपली उसे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखा देते हैं कि नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस के शीट के नीचे जो एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं उसमें कि शायद ये फ्यूचर में लॉस हो सकता है। रिमोट रेयर चांसेस है। 25 मार्च को डेटर के गोडाउन में आग लगी, छोटी मोटी आग थी, बैलेंस शीट डेट पे मुश्किल से मुश्किल 10% चांस है कि शायद वो पैसा ना दे, मुश्किल से मुश्किल। चांसेस आर स्लाइट, इग्नोर। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि प्रोविजन कब बनेगा, व्हेन इट इज ऑफ प्रोबेबल इन नेचर। नोट्स टू अकाउंट्स में कब जाएगा, व्हेन इट इज रीजनेबल इन नेचर। इग्नोर कब करना है, व्हेन इट इज रिमोट। हाउ यू विल डिसाइड वेदर इट इज प्रोबेबल, रीजनेबल और रिमोट, आपको डिसाइड ही नहीं करना। That will be provided by the management in practical life and by the examiner in the student life. समझे? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन प्रोबेबल होता क्या है, अगर 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लॉस हो जाएगा, रीजनेबल 50% से कम। अब रीजनेबल और रिमोट के बीच की कोई लिमिट नहीं है, वो मैनेजमेंट को ओपिनियन, जैसे कि मैं बोलूँ 10%, ठीक है, जनरली बोल देते हैं हम बिलो 10% इज रिमोट, जनरली बोल देते हैं, लेकिन कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ, इसका कोई एविडेंस नहीं है। समझ में आई बात? तो अभी तक जो आपने पढ़ा, कंटीजेंसीज क्या है, एग्जिस्टिंग इवेंट्स या सिचुएशन जिसका रिजल्ट बैलेंस शीट डेट पे नहीं पता, रिजल्ट फ्यूचर में पता लगेगा जब वो इवेंट होगा या नहीं होगा। रिजल्ट गेन भी हो सकता है, लॉस भी। गेन की हम यहाँ बात करते ही नहीं, वो AS 29 का पार्ट है। लॉस की हम बात करेंगे AS 4 में। और अगर वो कंटीजेंसी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट उसके कंडीशंस दिख रही हैं तो फिर वो कंटीजेंसी का पार्ट ही नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, देख रहे हैं कि वो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, प्रोबेबल, रीजनेबल या रिमोट। प्रोबेबल तो प्रोविजन बनाएंगे, रीजनेबल तो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे, और रिमोट तो हम उसे कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। समझ में आया? फटाफट आप ये पूरा का पूरा जो चार्ट है इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सिंपल वे में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। फटाफट इस नोट को आप पूरे के पूरे चार्ट को बनाइए फास्ट। इसके बाद नॉलेज नोट्स, 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने। देखिए, जो आप कंटीजेंट लॉस की भी बात कर रहे हो ना, वो लॉस हो सकता है कि असेट से रिलेटेड हो सकता है वो लायबिलिटी से रिलेटेड हो। लायबिलिटी से रिलेटेड हो, सपोज आप पे किसी ने कंपनसेशन क्लेम किया है आपकी कंपनी के ऊपर, तो अगर आपकी कंपनी के ऊपर किसी ने कंपनसेशन क्लेम किया है तो इट इज रिलेटेड टू लायबिलिटी। बट सपोज आपको लगता है कि आपके डेटर पैसा नहीं देंगे, ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर आपको लगता है कि आपके डेटर पैसा नहीं देंगे तो वो असेट से रिलेटेड है। डेटर तो असेट होते हैं ना, बट कंपनसेशन क्लेम किया तो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी। तो ऐसे कंटीजेंट लॉस जो असेट से रिलेटेड है वो ही सिर्फ AS 4 में आते हैं, जो लायबिलिटी से रिलेटेड है वो AS 29 में आते हैं। ये भी आपको बात बता दूं, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, AS लिखने की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि AS नंबर लिख के आएंगे तो महारानी एलिजाबेथ से हमें अवार्ड मिलेगा। अरे लिखो भाई, अच्छी बात है, लेकिन देखो कि कंटीजेंसी, सपोज आपकी कंपनी के ऊपर 20 मार्च को किसी ने कंपनसेशन क्लेम फाइल कर दिया, 31 मार्च को आपके लॉयर का कहना है, ओपिनियन देना है कि सर 90% चांस हैं कि आपको क्लेम देना पड़ेगा, 90% चांसेस हैं इस चीज के। अब 90% चांसेस हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए आप जो है प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम। लेकिन वो AS 4 के हिसाब से नहीं होगा, वो AS 29 के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा वहां पढ़ेंगे। ये जो चीज कंपनसेशन क्लेम है ये लायबिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ हम सिर्फ वही कंटीजेंट लॉस लेते हैं जो किससे रिलेटेड है, असेट से रिलेटेड है। तो जब आप एग्जाम में AS नंबर कोट कर रहे हैं, खासकर ऑडिट के पेपर में बच्चे फंसते हैं इसके अंदर, अगर कंटीजेंट लॉस असेट से रिलेटेड है और प्रोविजन उसका बनाने की जरूरत है तो AS 4 लगेगा। अगर वो लायबिलिटी से रिलेटेड है और प्रोविजन बनाने की जरूरत है तो कौन सा AS लगेगा, AS 29 लगेगा। समझ में आई बात?
श्योर। अभी हमें सिर्फ AS4 पे बात करनी है, 29 पे कोई बात नहीं करनी। तो देखिए, contingent events which are shown as a liability in the balance sheet is not covered by AS4 as it is covered by AS29, जिसका नाम है ये। Example of contingency as per AS4, collectibility of debtors, litigation claims for recovery of assets। समझ में आई बात। उसके बाद it's a duty of management to estimate for outcome of contingency। If there is any counter claim against provision to be made for probable loss, then provision should be made after considering the counter claim। Now what exactly it is? Suppose आपके 100 करोड़ के डेटर है, बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं। अब जनरली इतने बड़े डेटर्स हैं तो कंपनियां उनका इंश्योरेंस भी करवा लेती हैं। सर डेटर्स का इंश्योरेंस? जी हाँ, अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो अगर आपने अपने डेटर्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, 100 करोड़ का आपका डेटर है, और अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आपको 70 करोड़ पे मिल जाएंगे। आपने बैंक गारंटी ले रखी है, चलो इंश्योरेंस तो छोड़ो आप, देयर इज अ वर्ड बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होता है? कंपनी जब बहुत हैवी उधार देती है अपने किसी पर्टिकुलर डेटर को तो बैंक गारंटी ले लेती है। बैंक गारंटी में बैंक प्रॉमिस करता है कि अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो बैंक विल पे। तो 100 करोड़ का डेटर है जिसके अगेंस्ट 70 करोड़ की बैंक गारंटी है, तो अगर आपको लगता है कि बैलेंस शीट डेट पे कि शायद वो डेटर डिफॉल्ट कर जाए तो आपको प्रोविजन सिर्फ 30 करोड़ का बनाने की जरूरत है, क्योंकि 70 करोड़ की बैंक गारंटी भी आपके पास है। ये सुनो। सो इफ देयर इज एनी काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम यहां पे क्या हो गया? बैंक गारंटी। हिंदुस्तान में तो यही चलती है, बैंक गारंटी। Against provision to be made for probable loss, then provision should be made after considering the counter claim। तो आप प्रोविजन इस केस में कितना बनाएंगे? 30 करोड़ का, ना कि 100 करोड़ का। समझ में आई बात? श्योर। ये आपके लिए पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कंटीजेंसी समझ में आ गया। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपके दिमाग में पूरा का पूरा एकदम क्लियर है। फटाफट इस वाले पार्ट को आप अच्छे से अपना एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर जो सेकंड पार्ट है AS4 का, दैट इज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं बेटा, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे जो भी इवेंट्स जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हुए लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अप्रूवल से पहले, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अप्रूवल से पहले, जैसे कंपनी के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? कि वो श्योरिटी देते हैं कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी विंडो ड्रेसिंग नहीं की गई है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाया गया। तो सपोज 31 मार्च को 17-18 के फाइनेंशियल्स बनते हैं, जिसको जाके अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 मई को। जनरली इसमें टाइम लगता है। तो इस दौरान जो भी इवेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मींस those events which occur after the balance sheet date but before the approval of accounts by competent authority। अब बात आती है कि ऐसे इवेंट्स जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद बट बिफोर इट्स अप्रूवल अकर होते हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखिए बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, आपको ये देखना है क्या उसकी कंटीजेंसी बैलेंस शीट डेट पे दिखती थी। इफ द आंसर इज यस, इट विल बी कॉल्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। अगर उसकी कंटीजेंसी बैलेंस शीट डेट पे नहीं दिखती थी तो उसे हम बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब ये क्या है सर? इसको समझाने के लिए आपके सामने दो केसेस दिख रहे होंगे, उससे समझते हैं। सपोज 20 मार्च को एक डेटर है 1 लाख रुपए का, उसके गोदाम में आग लग गई। 31 मार्च को उसकी कंटीजेंसी दिख रही है। भाई चाहे प्रोबेबल दिखे, चाहे रीजनेबल दिखे, चाहे रिमोट दिखे, हमें इससे मतलब नहीं है, कंटीजेंसी तो दिख रही है ना। भाई 20 मार्च को अगर गोदाम में आग लग गई थी तो 31 मार्च को कंटीजेंसी क्लियरली विजिबल है। इट इज इमटेरियल वेदर इट इज ऑफ प्रोबेबल नेचर, रीजनेबल नेचर और रिमोट नेचर, कोई भी हो, है ना। अब सपोज वो डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है 15 अप्रैल को। 17-18 यहाँ खत्म हो गया, 18-19 आपका चालू हो गया, 15 अप्रैल को वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और 30 मई को अकाउंट्स आपके अप्रूव होंगे। अब देखो जरा,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद, बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल होने से पहले का ये इवेंट है। तो ये 15 अप्रैल को जो इवेंट हुआ, दिस इज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यस और नो, है या नहीं? पक्का। जिसकी कंटीजेंसी अगर हम देखें तो बैलेंस शीट डेट पे बड़ी क्लियरली विजिबल है, क्योंकि आग उससे पहले ही लग गई थी। उसका नेचर क्या है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कंटीजेंसी होनी चाहिए बैलेंस शीट डेट पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर। नेचर से फर्क नहीं पड़ता कि उसका नेचर क्या है, प्रोबेबल है, रिजनेबल है या रिमोट है। समझ में आएगा। अब अगर ऐसा है तो इट विल बी कॉल्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या है कि चाहे वो इवेंट हुआ 18-19 में है, लेकिन उसकी एंट्री हम 17-18 में करेंगे। जी हाँ, अभी तक आप जो अकाउंट्स पढ़ते आ रहे थे वो बड़ा सिंपल था कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन उसकी आप एंट्री कर दें, लेकिन अब चीजें अलग है। ये इवेंट 15 अप्रैल 2019 को हुआ है, डेटर इंसॉल्वेंट हो गया 15 अप्रैल 2019 को, इवेंट है 18-19 का, लेकिन हम इसकी एंट्री दिखाएंगे 31 मार्च 2018 को। ऐसा क्यों? भैया AS4 साफ कहता है कि अगर कोई भी इवेंट हुआ है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट जिसकी कंटीजेंसी बैलेंस शीट डेट पे दिख रही थी, तो वो एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। मतलब इस केस पे बेड डेट्स जो है वो रिकॉर्ड होंगे कौन से ईयर में, 17-18 में। क्यों? क्योंकि एक एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब ही यही होता है। एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं कि तो वो इवेंट हुए करंट फाइनेंशियल ईयर में है, लेकिन उसका एडजस्टमेंट हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर करेंगे। समझ में आई बात? हैपन्स इन करंट ईयर बट रिकॉर्डेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया? लेकिन सिर्फ वही इवेंट जिसकी कंटीजेंसी बैलेंस शीट डेट पे दिख रही थी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। 31 मार्च बैलेंस शीट डेट, 10 अप्रैल को एक डेटर है जिससे 1 लाख रुपए लेने हैं, उसके गोदाम में आग लग गई। 10 मई को वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, 30 मई को अकाउंट्स का अप्रूवल हुआ। अब देखो यहां पर भी अगर आप देखो तो 10 मई को वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ। इट्स अ इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, लेकिन इसकी कंटीजेंसी बैलेंस शीट डेट पे नहीं है, बैलेंस शीट डेट के बाद है। नो कंटीजेंसी ऑन बैलेंस शीट डेट, उसके बाद इसकी कंटीजेंसी। तो इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसको आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो बैड डेट्स 10 मई को हुए हैं ये 18-19 के ही बैड डेट माने जाएंगे। देखो एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपको दिया है, इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता जो आपको यहां पर दिया गया। अगर कोई भी इवेंट है जो कि बैलेंस शीट डेट पे बाद हुआ है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अप्रूवल से पहले, दैट्स अ इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। द पॉइंट नंबर 1, accounting treatment. If such event are related to conditions existing on balance sheet date, loss should be adjusted, also known as adjusting event. And in case of entirely new event, only disclosure by way of notes to accounts, non-adjusting events. मतलब 17-18 में सिर्फ उसे नोट्स टू अकाउंट्स में तो हम लिख देंगे लेकिन एडजस्ट नहीं करेंगे। एक्चुअल बैड डेट्स वो 18-19 के ही कहलाएंगे। इस एग्जाम्पल से आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ध्यान से देखिए। Insolvency of customer caused by a major fire after the balance sheet date is non-adjusting event. Insolvency of customer due to conditions existing on balance sheet date is an adjusting event. Yes or no? ये वाला एग्जाम्पल एक assumption बेस है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो गई बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मतलब 31 मार्च को जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी उसकी मार्केट वैल्यू थी 10 लाख, लेकिन जब 30 मई को उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल कर रहे थे तो उसकी मार्केट वैल्यू रह गई 2 लाख। तो इसको एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाता है क्योंकि एजम्पशन ये होती है कि कंडीशंस जो हैं डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू की वो बैलेंस शीट डेट के बाद आई। ये ICAI का ही क्लैरिफिकेशन है, तो इसको एज इट इज आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात? श्योर। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके बाद यहाँ तक समझ में आता है। फटाफट एक बार आप पहले पूरा का पूरा जो है यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए।
अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इंडिकेट्स एंटरप्राइजेस सीजेस टू बी अ गोइंग कंसर्न, कि इंटरप्राइज गोइंग कंसर्न ही नहीं रहेगी, बिजनेस ही बंद हो सकता है, तो मैनेजमेंट और ऑडिटर जो है वो ये देखेंगे कि क्या हमें अपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो गोइंग कंसर्न की होती है वो फॉलो करनी चाहिए या नहीं। आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गोइंग कंसर्न की फंडामेंटल एजम्पशन फॉलो नहीं हो रही हैं तो उसके सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं वो मार्केट वैल्यू पे शो किए जाते हैं, ना कि बुक वैल्यू पे, अगर गोइंग कंसर्न उसकी फॉलो नहीं हो रही है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन तो नहीं आएगा इसके ऊपर, जो क्वेश्चन वाले पार्ट है वो हमने ऑलरेडी सारे देख लिए। प्रपोज्ड डिविडेंड, दिस इज द लेटेस्ट चेंज इन AS4। जो डिविडेंड है इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब अगर 17-18 है और कंपनी उसका डिविडेंड प्रपोज करती है तो उसे 17-18 में एज ए लायबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। इट शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट अनलेस स्टैट्यूट रिक्वायर्स टू डू सो। एक्चुअली अब क्या है, जैसे 17-18 का होता था प्रपोज डिविडेंड, आप 17-18 में करंट लायबिलिटी दिखाते थे, लेकिन अब आप उसे नहीं दिखाते जब तक आप उसे एक्चुअली पे नहीं करते थे। समझ में आई बात। इसके बाद डिफरेंस विद IFRS, ये आपको नहीं देखना, CA फाइनल के लिए है ये, ठीक है। ये भी आपको नहीं देखना, CA फाइनल का है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, तो देखिए जस्ट रीड करके छोड़ दीजिए इसे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इररेलेवेंट है आपके लिए। AS डिस्क्लोजर होता है कि आपको क्या नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है। तो देखिए इंस्टेड ऑफ दिस, आपको अगर कभी पूछ ली जाए गलती से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, तो आपको कुछ नहीं करना, जितना आपने AS के अंदर बातें पढ़ी है ना वो सारी आपने लिख देनी है कि डिस्क्लोज कंटीजेंसी इफ देयर इज एनीथिंग, डिस्क्लोज द इट्स नेचर लाइक प्रोबेबल लॉस, रीजनेबल लॉस। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती क्या है कि क्या आपको दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पर वो बताया हुआ है कि इफ मटेरियल कंटीजेंट लॉस, अगर हमने कुछ था और नहीं रिकॉर्ड किया, उसके क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता तो क्या उसके कारण है कि क्यों उसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, तो दीज आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। जस्ट एक बार आप नोट डाउन करके छोड़ दो, ऊपर से रीड कर लेना डिस्क्लोजर को, वो रेलिवेंट है, लेकिन मेन बातें जो है वो आपको सारी बता दी गई। और देखिए ये जितना कंटेंट है ना ये आपको बाय हार्ट याद करना है, इसके अंदर कोई कंजूसी नहीं, मतलब एक एक अक्षर आपको इसका याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप AS के आंसर नहीं लिख पाएंगे। समझ में आई बात, कोई भी चीज़ इसमें से रह ना जाए, बहुत अच्छे से सारी डेफिनेशंस और जो भी बातें बताई हैं वर्ड टू वर्ड आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए अब दो बेसिक बातें हैं, एक ऑब्जेक्टिव की, इस AS का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस AS का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग बताना कंटीजेंसीज की जो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होती है बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और ये AS जो है हर केस में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। एप्लीकेबिलिटी, हमेशा आप एप्लीकेबिलिटी में देखेंगे लिखा होता है कि किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब में एप्लीकेबल होगा। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अगर लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है तो ये एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उनका खुद का इंश्योरेंस एक्ट होता है। ऑब्लिगेशन अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, क्योंकि ये AS 15 के हिसाब से चलता है। और लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि AS 19 के हिसाब से चलता है। तो जिसके लिए सेपरेट AS सेपरेट लॉ है वहाँ पर ये AS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन 3 सर्कमस्टांसेस में कि अगर कोई कंपनी का जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है तो उसे फॉलो नहीं करना, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान से रिलेटेड, ग्रेचुटी से रिलेटेड या प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड वगैरह बातें होंगी रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि AS 15 है। और वैसे भी हमने देखा लायबिलिटी से रिलेटेड AS 29 होता है, और इनफैक्ट 29 भी नहीं लगता रिटायरमेंट बेनिफिट में। AS 15 एक स्पेसिफिक है जो आप एडवांस में पढ़ेंगे, एडवांस अकाउंट्स में वो लगेगा। और लॉन्ग टर्म लीज जिसके लिए स्पेसिफिक AS 19 है। तो ये एक याद करने वाला पार्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है थ्योरी के अंदर कि कहाँ कहाँ AS4 एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबिलिटी हर जगह है एक्सेप्ट इन दीज 3 केसेस। समझ